गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। देखिए, हमने फोर्थ चैप्टर जयशंकर प्रसाद पढ़ा, आत्मकथ्य। आज हम उसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो देखो, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि, चाहे पॉइंटों में कर सकते हैं हम इसको। तो देखो, पहला पॉइंट हम इसका लिख सकते हैं कि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वे अपनी व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते हैं। और नंबर 3, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटना हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। और नंबर 4, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते, इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। यह अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। नंबर 2 देखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो देखो, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का भी उचित समय नहीं हुआ, क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभावों से घिरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसे कोई बड़ी उपलब्धि मिली नहीं है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। यह है अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, स्मृति को पाथ्य बनाने में कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय है, देखो पाथ्य का मतलब होता है रास्ते का भोजन या सहारा। तो पाथ्य यात्रा में यात्री को सहारा देता है। भाई, रास्ते में भूख लगे तो व्यक्ति भोजन कर सकता है। सुखद स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है। हो गया ये। अब देखो, भाव स्पष्ट कीजिए। फोर्थ नंबर का देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो देखो, इसका भाव स्पष्ट करना है। वैसे तो हमने अर्थ पढ़ा है, आप लोगों को आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। तो देखो, कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें कि जिस प्रेम का समझ लीजिए कि कवि सपना देख रहा था, उन्हें वो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रह गया। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, सौपन की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ये इसका भाव है। और दूसरा है, चौथे का ख है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो इसका भाव बताना है आपको कि कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा मेरी प्रेयसी यानी कि कवि की प्रेयसी के गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी क्या था, बढ़कर था। इसलिए जो सुबह सुबह की जो उषा होती है वो क्या करती थी, भोर वेला जो होती है वो कवि की प्रेयसी के गालों से लालिमा लेती थी। अब देखिए 5 नंबर का देखिए,
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखो इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। ये हो गया बच्चों। अब देखो 6 नंबर का देखिए कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित बताइए। तो देखो आत्मकथा जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। तो इस कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अपने मन भावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे अरुण कपोल की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपने या परवंचा औरों का दिखलाऊं मैं। यही विडंबना परवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। और छायावाद की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोइए मेरी मौन व्यथा अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और देखो मेन बात इसमें अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य बढ़ गया है। जैसे देखो खिल खिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। ये हो गया आपका 6 नंबर का कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं। अब देखो बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो देखो कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि नायिका सौपन में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुए। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रह गया है। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता है, अधिक समय तक रहता नहीं है, सौपन की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अब देखो रचना और अभिव्यक्ति में पहला नंबर का, यानी कि वैसे तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे रचना और अभिव्यक्ति का 1 नंबर का क्वेश्चन है कि इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो बच्चों बताती हूँ मैं आपको। इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। गंभीर और मर्यादित उनका जीवन था। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत करके वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। अब देखो 9 नंबर का देखिए। आप
किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों ये तो काल्पनिक उत्तर है, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे इसको, है ना। मैं थोड़ा बताती हूँ इसको कि हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें मतलब यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की। सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर विजय पाई। अब देखो 10 नंबर का देखिए, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो देखो मैं एक स्टूडेंट बनकर ही बताती हूँ आपको, एक स्टूडेंट क्या चाहता है अपनी आत्मकथा में, वो क्या लिख सकता है वो बताती हूँ मैं आपको। देखो वैसे ये क्वेश्चन अगर करना चाहो तो कर लीजिएगा, भेजूं तो। वैसे तो काल्पनिक है, सबका अपना अपना हिसाब से आंसर होगा इसका। तो देखो जैसे आत्मकथा लिखने का तरीका देखिए, जैसे मेरा नाम तवांग है, या और कुछ भी कर सकते हैं आप। मेरा नाम है सुरेश है, रमेश है, महेश है, मुकेश है, जो भी है। मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में यानी गांव में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारा जीवन बड़ा ही कष्ट में है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा जैसे कि भाई बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, है ना, न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित है। हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज उस मंदिर में जाते हैं। हमारी रास्ते भर शरारतें चलती रहती हैं। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लानी पड़ती हैं और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव में पास में अस्पताल न होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं इतनी भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपके 4th चैप्टर के प्रश्न उत्तर होते हैं और मैं रिटर्न में आपके पास भेजूंगी, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।